हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमके लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत है। हमारे पिछले वीडियो में सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में हमने कमीशंस के बारे में बात की, जिसमें हमने धारा 75 से लेकर धारा 78 तक यानी कि सेक्शन 75 से सेक्शन 78 तक स्टडी किया था। आज के इस वीडियो में फर्दर हम ऑर्डर 26 को पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने एमके लीगल शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आपको नए नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। देखिए, पार्ट 3 जो है सिविल प्रोसीजर कोड का, ये बात करता है इंसिडेंटल प्रोसीडिंग्स की, जिसे हम कमीशन कहा जाता है। कोर्ट कमीशन अपॉइंट करता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट पर्पज हैं जो हमने प्रीवियस वीडियो में बात कर चुके हैं। सेक्शन 75 से सेक्शन 78 क्या होता है, ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में देखा। ये सब्सटेंटिव पार्ट है कमीशन का, और इसका प्रोसीजर कहाँ दिया गया है, ऑर्डर 26 में। कमीशंस को लेके हमारा सेकंड वीडियो है, प्रीवियस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको भी जरूर देख लें, क्योंकि जब आप सेक्शन पढ़ेंगे तभी आपका ऑर्डर अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, सेक्शन 75 से 78 और ऑर्डर 26 किसकी बात करेगा, कमीशंस की। हम आदेश 26 को आज करने जा रहे हैं, जिसमें टोटल 22 रूल दिए गए हैं, रूल 1 से लेकर रूल 22 तक। इसके सेग्रीगेशन के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बात कर ली थी कि किन किन पर्पज के लिए होता है। ये विटनेस को एग्जामिन करने के लिए हो सकता है, लोकल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हो सकता है, अकाउंट्स को एग्जामिन करने के लिए हो सकता है, या पार्टीशन करने के लिए भी कमीशन अपॉइंट किए जाते हैं, और कुछ जनरल प्रोविजन दिए गए हैं। ये आपका डिफरेंट डिफरेंट रूल को हमने डिवाइड किया है। आज हम बात करेंगे कमीशंस टू एग्जामिन विटनेस। एक गवाह को किस तरह से एक कमीशन के द्वारा एग्जामिन किया जाता है। ऑर्डर 26 का रूल 1 से लेकर रूल 8 तक, नियम 1 से नियम 8 तक, इसके बारे में बात करता है। आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ एक केस आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। परमहंस रामाकृष्णा वर्सेस त्रिम्बक रंजन, ये 1978 का बॉम्बे हाई कोर्ट का केस है। देखिए, कोर्ट में एक जनरल रूल क्या होता है कि जब भी कोई एविडेंस लेना होता है आपको किसी विटनेस से, किसी गवाह की गवाही की अगर ज़रूरत है न्यायालय में, तो उसको ओपन कोर्ट में आना है, अपनी गवाही देनी है, और अपोजिट पार्टी को भी चांस मिलता है क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, और उस क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद ही आपका एविडेंस लिया जाता है। लेकिन क्या हो सकता है कि कभी कभी इनेबिलिटी हो सकती है, वो आने में असमर्थ हो सकता है। आपका जो गवाह है, विटनेस है, किस वजह से हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार हो, कुछ पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि भाई उसको ना आना हो। दूसरा क्या है कि वो सीपीसी ने ही उसको एग्जेम्प्ट कर रखा हो आपके सेक्शन 131 और 132 और 133 के हिसाब से। इस केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जो अगर कोई परमहंस है, परमहंस धर्म में क्या होता था कि ये लोग फुली नेक्ड रहते थे। जो रामाकृष्णा जी थे ये फुली नेक्ड रहते थे, तो ये इनको कोर्ट में इन पर्सन आना न्यायालय के हिसाब से उचित नहीं था। तो न्यायालय ने यहाँ पे क्या कहा कि हु बीइंग ए परमहंस ऑलवेज रिमेन इन नेक्ड कंडीशन कैन बी एग्जामिन्ड ऑन कमीशन। देखिए, ये कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि किसी पार्टी की प्रेयर पे वो कमीशन अपॉइंट नहीं करता है। जरूरी नहीं है कि कर ही दे, कोर्ट देखता है, डिसाइड करता है। और अगर पार्टी ना भी कहे और सुओ मोटो भी ये डिसीजन ले सकता है कि, या सुओ मोटो होता है आपका एट इट्स ओन मोशन, कि भाई कमीशन अपॉइंट करना पड़ेगा, अगर न्यायालय को उचित लगता है तो वो खुद से भी कर सकता है। इस केस को नोट कर लें, ये केस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका। यहाँ एक सेकंड केस भी हम डिस्कस करेंगे, रामाकृष्णा कुलवंत राय वर्सेस FE हार्ड कैस्टल एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। ये 1963 का मद्रास हाई कोर्ट का केस है। यहाँ पे कोर्ट ने कहा था कि कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशन पावर होती है, अपना एक विवेकाधिकार होता है कि वो चाहे तो जो पर्सनल अटेंडेंस का रूल है उसमें रिलैक्स कर सकता है। हाई कोर्ट इन दिस कोर्ट दैट द कोर्ट हैज अ डिस्क्रिशन टू रिलैक्स द रूल ऑफ अटेंडेंस इन कोर्ट
where the person sought to be examined as a witness resides beyond the local limit of jurisdiction of the court। तो ये कोर्ट की अपना विवेक है कि वो चाहे तो उसको पर्सनल अपीयरेंस से एग्जेम्प्ट कर सकता है, उसको उसी के रेजिडेंस पे वहाँ पे कमीशन अपॉइंट करके उसको एविडेंस ले सकता है। तो आपको दोनों केसेस से समझ में आया होगा कि हमें कमीशन की जरूरत क्यों पड़ती है विटनेस का एग्जामिनेशन करने में। अभी हम बेयर एक्ट के रूल्स को पढ़ते हैं तो आपको चीजें और भी अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए रूल 1 क्या कहता है यहाँ पे ऑर्डर 26 का, केसेस इन विच कोर्ट में इशू कमीशन टू एग्जामिन विटनेस। सबसे पहली बात वो कौन से हालात होंगे जिनमें न्यायालय कमीशन मुकर्रर कर सकता है। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू है कमीशन, एक कमीशन इशू कर सकता है न्यायालय किसी भी मुकदमे में फॉर द एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज और अदरवाइज ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ इट्स जुरिडिक्शन। मान लीजिए कोई उसका ऐसा व्यक्ति है जो उसके जुरिडिक्शन में तो रहता है लेकिन वो एग्जेम्प्ट है। एग्जाम्पशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं। आप यहीं पे वीडियो पॉज करें और आपका सेक्शन 132 एंड आपका सेक्शन 133 चेक करें। देखिए जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो बेयर एक्ट में साथ साथ में आप अगर उसको आप नोट कर लेंगे, देख लेंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा। देखिए यहाँ एक लाइन लिखी है कि हु इज़ एग्जेम्प्टेड अंडर दिस कोड। तो इसमें कौन कौन एग्जेम्प्टेड है। सेक्शन 132 क्या है आपका, एग्जेम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम द पर्सनल अपीयरेंस। ये उन महिलाओं को एग्जेम्पशन देता है जो अपने कस्टम्स की वजह से पर्सनली सबके सामने अपीयर नहीं हो सकती। और सेक्शन 130 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उन सभी व्यक्तियों का एग्जेम्पशन है जिसमें कि सीपीसी एग्जेम्प्ट करता है पर्सनल अपीयरेंस से। इसमें टोटल 11 लोगों की लिस्ट दी गई है। अगर आप देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, गवर्नर्स, तो इन सब का आप पढ़ेंगे इसमें तो टोटल 11 लोगों की लिस्ट है। इनको भी साथ साथ पढ़ लें, ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। तो ऐसे लोग जिनकी एविडेंस तो जरूरी है लेकिन वो एग्जम्प्टेड हैं। ओके, और दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पे, क्या हु इज फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी अनेबल टू अटेंड इट, या बीमारी या किसी और कारण जो न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकते। तो कौन कौन से कारण हो गए हमारे, या तो सीपीसी से एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, सीपीसी ने उनको एग्जेम्प्ट कर दिया कोर्ट में आने से, या जो बीमार हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए कमीशन मुकर्रर किया जा सकता है। या प्रोवाइजो पे ध्यान दीजिए, प्रोवाइजो बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, दैट अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ ऑन इंटेरोगेटरी शैल नॉट बी इशूड। वो जब तक इशू नहीं करना है जब तक कि न्यायालय रीजन रिकॉर्ड नहीं करेगा, थिंक्स इट नेसेसरी सो टू डू, जब तक न्यायालय को ऐसा करना उचित नहीं लगेगा उसका रीजन रिकॉर्ड करेगा, तभी उसमें इंटेरोगेटरीज के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन मुकर्रर किया जाएगा। एक्सप्लेनेशन को समझते हैं यहाँ पे, द कोर्ट मे फॉर द पर्पज ऑफ दिस रूल एक्सेप्ट अ सर्टिफिकेट परपोर्टिंग टू बी साइंड बाय द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। भाई आप बीमार हो कैसे चीज मान लेंगे हम, तो एक जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसका एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए एज एविडेंस ऑफ द सिकनेस। कैसे मान लें आप बीमार हैं, तो उसके लिए आपको देना पड़ेगा विदाउट कॉलिंग द मेडिकल प्रैक्टिशनर एज विटनेस। वहां पे डॉक्टर को नहीं बुलाया जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज समझिए कि बीमारी के लिए डॉक्टर को नहीं बुलाया जाएगा, खाली उसका साइन किया हुआ एक मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि आप बीमार हैं, विटनेस के लिए कमीशन मुकर्रर करेगा। ये आपका नियम 1 हो गया। तो आपको सेक्शन 132 सेक्शन 133 ये दोनों भी आपने यहाँ पे कर लिए, और आपका और नियम 1 भी आपने कर लिया। नियम 2 रूल 2 ऑर्डर फॉर कमीशन, यानी कि कमीशन के लिए आदेश। हमने नियम 1 में देखा कि किस तरह से किन कंडीशंस के ऊपर क्या क्या ऐसी हालात रहेंगे जब न्यायालय आपका कमीशन, किसी विटनेस के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन मुकर्रर करेगा। अब रूल 2 हमें बताएगा उसके ऑर्डर के बारे में। एन ऑर्डर फॉर द इशू ऑफ अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस मे बी मेड बाय कोर्ट आइदर ऑफ इट्स ओन मोशन और ऑन द एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय एन एफिडेविट और अदरवाइज ऑफ एनी पार्टी टू द सूट
और ऑफ द विटनेस टू बी एग्जामिन। या तो पार्टी ने या विटनेस ने कोई एप्लीकेशन दी हो, और नहीं दी हो तो ये अगर कोर्ट को ऐसा लगता है खुद में डिस्क्रिशनरी पावर है या उसका, तो वो सुओ मोटो भी कर सकता है। सुओ मोटो होता है एट इट्स ओन, अपने आप से संज्ञान लेना, इसको सुओ मोटो भी कहा जाता है। रूल 3 को देखते हैं, वेयर विटनेस रिजाइड्स विद इन कोर्ट्स ज्यूरिसडिक्शन। देखिए जहां पे जो विटनेस है वो कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में ही रहता है। अ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन who resides within the local limits of a jurisdiction of the court issuing the same may be issued to any person whom the court thinks fit to execute। कोई भी ऐसा कमीशन किसी ऐसे व्यक्ति के एग्जामिनेशन के लिए जो कोर्ट की लोकल लिमिट्स के जुरिस्डिक्शन में रहता है, तो ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को इशू किया जा सकता है जिस जो कि न्यायालय को उचित लगेगा। अभी हम नियम 4 देखते हैं। पर्सन फॉर हुज एग्जामिनेशन कमीशन में बी इशूज, वो व्यक्ति जिसके एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इशू किया जाएगा। एनी कोर्ट में इन एनी सूट इशू अ कमीशन फॉर दी एग्जामिनेशन ऑन इंटेरोगेटरीज और अदरवाइज ऑफ, या तो इंटेरोगेटरीज के ऊपर करेगी या फिर किस पे करेगी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन से बाहर रहता हो, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो लोकल लिमिट्स को छोड़ के जाना चाह रहा है बिफोर द डेट ऑन विच ही इज रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन इन कोर्ट। भाई जो उसको डेट दी गई है विटनेस को कोर्ट में एग्जामिन करने के लिए, उसकी गवाही के लिए, वो उससे पहले वहां से जाने वाला हो। तीसरा, कोई ऐसा व्यक्ति जो गवर्नमेंट सर्विस में है और हु कैन नॉट इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अटेंड विदाउट डेटरमिनेंट ऑफ द पब्लिक सर्विस। कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके आने से भी पब्लिक सर्विस हैम्पर हो जाएगी, वो पब्लिक अफसर हो, कहीं पे कोई किसी गवर्नमेंट सर्विस में हो, तो भी न्यायालय ऐसे व्यक्ति के लिए कमीशन इशू कर सकता है। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या कहता है कि वेयर अंडर द रूल 19 ऑफ ऑर्डर 16, ऑर्डर 16 क्या है आपका, ऑर्डर 16 है समन्स टू दी विटनेस, समन्स टू द विटनेस। रूल 19 यहाँ पे बात करता है किसी भी व्यक्ति को तभी ये आदेश दिया जा सकता है कि वो न्यायालय में स्वयं हाजिर हो। रूल 19 ऑर्डर 16 का बात करता है कि किसी भी व्यक्ति को आप तब तक कोर्ट में हाजिर होने के लिए नहीं कह सकते हैं जब तक या तो आपके लोकल लिमिट्स में ना रहता हो, या फिर दूसरी कंडीशन है कि अगर लोकल लिमिट से बाहर भी है तो कोर्ट हाउस से उसकी डिस्टेंस 100 किलोमीटर हो, या फिर अगर वो 500 किलोमीटर तक है और उसके कोर्ट हाउस के और उसके बीच में कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल होनी चाहिए। तो जब भी आप ऐसे पढ़ते हैं तो जब कोई ऐसी चीज़ आती है बीच में तो उसको भी साथ साथ से पोज करके अपने नोट्स में नोट कर लें और साथ ही रेफर भी करें, इससे आपको चीज़ें मेमोराइज भी होती हैं और अच्छे से याद भी होती हैं। तो उसको तभी दिया जाएगा जब तक कोर्ट को लगता है कि न्याय की दृष्टि से ऐसा करना जरूरी है। देखिए सबसे ऊपर तो न्याय को रखना है, आप ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है, जहां कोर्ट को लगता है कि इसके बिना न्याय हो नहीं पाएगा तो वो डिसीजन कोर्ट ले सकता है। दूसरा प्रोवाइजो भी यहाँ एक दिया है कि फर्दर दैट अ कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सच पर्सन ऑन द इंटेरोगेटरी शैल नॉट बी इशूड। ये बिल्कुल पीछे वाला प्रोवाइजो ही है कि जब तक जिन व्यक्तियों की हम यहाँ बात कर रहे हैं क्लोज ए से सी तक, उनके लिए तभी होगा इंटेरोगेटरीज पे जब तक कि न्यायालय को ऐसा करना उचित ना लगे। ये रूल 4 का सब रूल 1 था। अभी रूल 4 का सब रूल 2 देखते हैं। सब रूल 2 कहता है कि सच कमीशन में बी इशूड टू एनी कोर्ट नॉट बीइंग ए हाई कोर्ट विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ हुज जुरिसडिक्शन द पर्सन रिजाइड्स और टू एनी प्लीडर और अदर पर्सन whom the court issuing the commission may appoint। देखिए यहाँ पे क्या है, ऐसा कमीशन कोर्ट इशू कर किसी भी ऐसे कोर्ट को इशू न्यायालय को इशू किया जा सकता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दिल्ली स्टेट में है, वो उसके जुरिसडिक्शन में नहीं रहता, वो गुजरात में रहता है, तो गुजरात के किसी न्यायालय को ये कमीशन इशू किया जा सकता है कि ऐसे ऐसे व्यक्ति कमीशन पे उसको एग्जामिन कराएं, और वो न्यायालय की ड्यूटी बनती है जिसको जो रिसीविंग कोर्ट होती है वो ये कमीशन अपॉइंट होने के बाद जो भी एविडेंस होता है उसके साथ कमीशन को वापस भेजता है रिपोर्ट के साथ उस न्यायालय में।
जिसने कि कमीशन इशू किया था। सब रूल 3 यहाँ पे है कि द कोर्ट ऑन इशूइंग एनी कमीशन अंडर दिस रूल shall direct whether the commission shall be returned to itself or to any subordinate court। न्यायालय जब ऐसा कमीशन इशू करता है तो ये उसमें ये भी निर्देश साथ में देता है कि जो कमीशन है वो अपने आप वापस आएगा या उसी कोर्ट के पास आएगा या किसी सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास जाएगा, ये भी साथ में ही निर्देश देता है। ये हमारा रूल 4 था। अभी रूल 4A की बात करते हैं। देखिए रूल 4A जो है ये बात करता है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, notwithstanding anything contained in this rule, any court may, in the interest of justice or for the expeditious disposal of the case or for any other reason, issue a commission in any suit for the examination on the interrogatories or otherwise of any person resident within the local limit of its jurisdiction एंड द एविडेंस सो रिकॉर्डेड शैल बी रीड इन एविडेंस। देखिए ये बात कर रहा है कमीशन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन रेजिडेंट विद इन द लोकल लिमिट्स। जब कोई व्यक्ति न्यायालय के लोकल लिमिट्स में रहता है, उसके जुरिडिक्शन लिमिट्स में रहता है, टेरिटोरियल जुरिडिक्शन में रहता है, तो वहां पे क्या होगा, नॉट विद स्टैंडिंग, यद्यपि एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस रूल्स, इन नियमों में जो बात बताई गई है, एनी कोर्ट में इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, कोई भी न्यायालय न्याय के हित में, न्याय के हित को देखते हुए, या फिर फास्ट डिस्पोजल यानी कि जल्दी से जल्दी केसों के निपटारे के लिए, और कोई ऐसा दूसरा कारण जो उसको ठीक लगता है, एक कमीशन इशू कर सकता है इन एनी सूट, किसी भी मुकदमे में। किस चीज के लिए? एग्जामिनेशन ऑन इंटरोगेटरीज, किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो कि न्यायालय की लोकल लिमिट्स में रहता है और उसे जो एविडेंस प्राप्त होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और इट शैल बी रीड इन एविडेंस, और उसको साक्ष्यों के रूप में मुकदमे में सम्मिलित भी किया जाता है। तो ये आपका रूल 4A है। रूल 5, कमीशन ऑन रिक्वेस्ट टू एग्जामिन विटनेस नॉट विद इन इंडिया। अब मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इंडिया में नहीं रहता है, तो भाई उसका गवाही तो उसकी भी अगर जरूरी है न्याय की दृष्टि से, न्याय के हितों के लिए उसका साक्ष्य भी जरूरी है, तो ऐसे केस में क्या करेंगे? वेयर एनी कोर्ट टू विच एप्लीकेशन इज मेड फॉर द इशू ऑफ कमीशन फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अ पर्सन residing at any place not within India is satisfied that evidence of such person is necessary, the court may issue such commission or a letter of request। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो हिंदुस्तान से कहीं बाहर रहता है और इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये जरूरी है कि उसका साक्ष्य लिया जाए, तो न्यायालय यहाँ पे दो चीज़ें कर सकता है, या तो कमीशन इशू कर देगा या एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट होता है जो कि गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ की एम्बेसी को जाता है। रूल 6, कोर्ट टू एग्जामिन विटनेस परसुएंट टू कमीशन, एवरी कोर्ट रिसीविंग अ कमीशन। देखिए जो कोर्ट कमीशन को रिसीव कर रही है, एक कोर्ट होती है जो उसको इश्यू करती है, दूसरी कोर्ट होती है जो उसको रिसीव करती है। जिस कोर्ट के लिए ये उस कोर्ट की बात करा जो कमीशन को रिसीव करती है। फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एनी पर्सन शैल एग्जामिन हिम और कॉज हिम टू एग्जामिन परसुएंट देयर टू, उसको या तो एग्जामिन करेगी या उसको एग्जामिन करवाएगी। ये रिसीविंग कोर्ट का काम है। रूल 7 है रिटर्न ऑफ कमीशन विद डिपोजिशन ऑफ विटनेस। देखिए जहां पे कमीशन कहीं भेज दिया जाता है और जिस न्यायालय ने उसको लिया, और जब कमीशन फुल्ली अपना काम एग्जीक्यूट कर लेता है तो इसको वापस जाना होगा। कि कैसे जाएगा भाई, किस काम के लिए आया था? एविडेंस लेने आया था ना किसी विटनेस का, तो एविडेंस लेकर जाएगा। देखिए बिल्कुल लॉजिकल चीज है इसमें। इसका अपना काम खत्म हो गया तो ये वापस जाएगा, और ये कैसे जाएगा? विद एविडेंस टेकन अंडर इट, जो उसने साक्ष्य लिए हैं उनको लेकर जाएगा। टू द कोर्ट फ्रॉम विच इट वाज इशूड, कहाँ पे जाएगा? जिस कोर्ट ने इसको इशू किया था। अनलेस द ऑर्डर फॉर इशूइंग द कमीशन हैज अदरवाइज डायरेक्टेड, जब हम बात कर चुके हैं, अगर न्यायालय ने कोई ऐसा निर्देश नहीं दिया है कि आपको दूसरी कोर्ट जाना है, सबऑर्डिनेट कोर्ट में जाना है, तो तब तक, और ऐसा जो एविडेंस होता है वो आपके मुकदमे का रिकॉर्ड का पार्ट बनता है।
ठीक है, ये आपका रूल 7 है। आज हम रूल 8 की बात करते हैं। व्हेन डिपोजिशंस में बी रीड इन एविडेंस। देखिए, डिपोजिशंस होते हैं आपके अभिसाक्ष्य। अभिसाक्ष्यों को साक्ष्यों के तौर पर कब ग्रहण किया जा सकता है, कब लिया जा सकता है, ये आपका नियम 8 बताता है। एविडेंस टेकन अंडर द कमीशन शैल नॉट बी रीड एज एविडेंस इन द सूट विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्टी। उस पार्टी की कंसेंट के बिना उसको एज एविडेंस नहीं लिया जाएगा जिसके खिलाफ वो दिया गया है, अनलेस, जब तक क्या क्या कंडीशंस दी है यहाँ पे, द पर्सन हु गेव द एविडेंस इज बियॉन्ड द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। वो व्यक्ति जिसने एविडेंस दिया है वो न्यायालय की सीमाओं से परे है, और डेड, या उसकी मृत्यु हो चुकी है, और अनेबल फ्रॉम सिकनेस और इन्फर्मिटी टू अटेंड द कोर्ट, या फिर वो बीमारी के कारण, या इन्फर्मिटी होता है कि आपका एक तरह से पैरालाइज, न्यायालय को पर्सनली एग्जामिन करना उसको पॉसिबल ना हो, या फिर उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया हो पर्सनल अपीयरेंस के लिए कोर्ट से, जैसे कि हम सेक्शन 132 और 133 की बात कर चुके हैं, या वो कोई ऐसा गवर्नमेंट का अधिकारी हो कि वो पब्लिक सर्विस का नुकसान किए बिना हाजिर नहीं हो सकता, भाई वो आएगा तो पब्लिक सर्विस का नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज यहां पे है कि द कोर्ट इन इट्स डिस्क्रिशन, अपने विवेक के अनुसार, डिस्पेंस विद द प्रूफ ऑफ एनी ऑफ द सर्कमस्टांस मेंशन इन क्लॉज ए ऑथराइज द एविडेंस ऑफ एनी पर्सन। न्यायालय को अगर लगता है, और उसका अपना विवेक है कि जो आपने कंडीशन बता दी है ऊपर क्लॉज में, उनको वो ले अभिसाक्ष्यों को साक्ष्यों के तौर पे ले सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज हमने रूल 1 से रूल 8 तक किसी विटनेस को एग्जामिन करने के लिए कमीशन के बारे में पढ़ा। इसके फर्दर हम नेक्स्ट रूल 9 से आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ज़्यादा लेंथी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आप वीडियो को हेडफोन लगाकर सुने, नोट्स बनाते हुए चलें। सो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जहां हम आदेश 26 के रूल 9 से आगे की स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।